Good morning, all of you. Let's continue. Chapter number second, chapter number third, sorry, electrochemistry. In previous class, we discussed molar conductivity and equivalent conductivity. Today, we will discuss effect of dilution. Effect of डाइल्यूशन. आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन. डाइल्यूशन, दैट इज द टर्म रिलेटेड विद प्रैक्टिकल. डाइल्यूशन मीन्स जब आपके पास में कोई सॉल्यूशन हो, इन दिस सॉल्यूशन वी एडेड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर. सॉल्वेंट और वाटर, जब आपके पास कोई सॉल्यूशन हो और उस सॉल्यूशन के अंदर आप एक्स्ट्रा अमाउंट सॉल्वेंट का या वाटर का ऐड करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन. दैट इज डाइल्यूशन. अब ये जो डाइल्यूशन है, इस डाइल्यूशन का आपको इफेक्ट देखना है. किस चीज के ऊपर आपको इफेक्ट देखना है बेटा? इसका सबसे पहले जो इफेक्ट हम देखेंगे, नंबर 1, दैट इज ऑन कंडक्टिविटी, ऑन कंडक्टेंस, सॉरी, ऑन कंडक्टेंस. ठीक है, कंडक्टेंस जो है उस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा. नंबर 2, दैट इज ऑन कंडक्टिविटी, ऑन कंडक्टिविटी. डाइल्यूशन के इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस एंड ऑन कंडक्टिविटी. कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय C और G. दैट्स राइट. चलिएगा, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय K. एंड लास्ट इज ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ठीक है, तो डाइल्यूशन जो है उस डाइल्यूशन का इफेक्ट हमें देखना है, कंडक्टेंस पर देखना है, कंडक्टिविटी पर देखना है, दैट्स राइट. और उसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है उसके ऊपर हमें डाइल्यूशन का जो इफेक्ट है वो ऑब्जर्व करना है. क्या डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा इनके ऊपर, इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, दैट्स राइट. अच्छा, अगर मैं आपको सीधा इनको याद कराना बता दूं तो सीधा देखिएगा, जो डाइल्यूशन है उस डाइल्यूशन से याद रखना है आपको, जो कंडक्टेंस होता है ये इंक्रीज होती है, बट कंडक्टिविटी जो है ये डिक्रीज होती है, और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑल्सो बोथ आर इंक्रीजेस. तो केवल एक चीज़ ऐसी है और वो जो है वो कौन है, दैट इज कंडक्टिविटी, जो कि आपकी क्या होती है, डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है. अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है डाइल्यूशन के साथ, व्हाई इट डिक्रीजेस, दैट्स राइट. देखिएगा, इसे हम समझ सकते हैं. देखो, मान लीजिए आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन है, ये आपके पास में सॉल्यूशन, आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, इस इलेक्ट्रोलाइट को आपने डिजोल्व किया, और डिजोल्व करने के बाद इसका आपने सॉल्यूशन बना दिया, और सॉल्यूशन आपने यहाँ पर फिल कर दिया, दैट्स राइट. मान लीजिए इस समय आपके पास जो सॉल्यूशन बना हुआ है, सपोज दैट सॉल्यूशन इज 100 ml. आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है. ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद आपका सॉल्यूशन बन गया. सॉल्यूशन जो है आपका बेटा वो दैट इज 100 ml. अब देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में है, जब आप इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इट बिकम डिसोसिएट. इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके पास में, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा. डिसोसिएट. और जब डिसोसिएट होगा तो उससे यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, दैट्स राइट. और ये जो आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए, ये आयन ही क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इन आयंस के कारण क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, दैट्स राइट. अब आयंस यहाँ होंगे कितने, तो पहली चीज तो ये सुन लीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, जब आप इसे 100 ml सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, नॉट कंप्लीटली. बेटा ये इस वाटर के अंदर 100 ml सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा. जितना आपने डाला है पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, इसका कुछ जो अमाउंट है वो अनडिसोसिएटेड रह जाएगा, दैट्स राइट. अब जितना भी अमाउंट यहाँ पर डिसोसिएट हुआ उससे यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, आयंस प्रोड्यूस हो गए हैं.
और ये जो आयंस है ये आयंस क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे। अब ऐसा मान लिया जाए, सपोज ऐसा मान लो आप कि सर आपके पास में जो सॉल्यूशन है ये 100 ml सॉल्यूशन है, और इस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस, ये जो 100 ml सॉल्यूशन है इसके अंदर आयंस होंगे। कहाँ से आयन आए हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला उससे आयन यहाँ पर आ गए, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ऐड किया है तो उसका क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ इलेक्ट्रोलाइट का, जिससे आयन प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो कितने आयंस यहाँ पर होंगे, तो ऐसा सपोज कर लिया जाए कि आपके पास सॉल्यूशन 100 ml है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस जो है बेटा ऐसा मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस है 50 लाख जो आयंस है वो प्रेजेंट है। दैट्स राइट, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 50 लाख आयंस प्रेजेंट है। अब मैं कहता हूं कि 100 ml सॉल्यूशन में 50 लाख आयन प्रेजेंट है। अगर यहां से मैं पूछूं आपको, या मैं आपको कहूं कि बेटा यू टेल मी द नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन, अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, दैट सॉल्यूशन इज 1 ml। That's right, we assume that 100 ml solution contain 50 lakhs of ions. Then can you calculate the how many ions are present in 1 ml solution? ये जो 1 ml solution है, इस 1 ml solution में total number of ions कितने होंगे, बता दोगे? हाउ मच आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, तो 100 में इतना आता, 1 में कितना होगा, तो 1 में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास में 50 लाख था, इस 50 लाख में आपको 100 का क्या करना है, डिवाइड लगा देना है। तो बेटा आपके पास में 1 में आयन आ जाएगा, और 1 के आयन जो 1 ml में जो आयंस आ गए हैं ये आपके पास आ गए 50,000 आयंस। दैट्स राइट, ये आपके पास में डाटाज हो गए हैं। अब देखिएगा ये जो सॉल्यूशन आपके पास बना हुआ है, इस सॉल्यूशन को मैं क्या कह सकता हूं, इस सॉल्यूशन को मैं कंडीशन फर्स्ट कह सकता हूं। दैट सॉल्यूशन कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो सॉल्यूशन आपके पास बना है, इस सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस होगी। कंडक्टेंस किसके कारण से होती है, तो आपको याद रखना है कंडक्टेंस जो होती है, ये कंडक्टेंस अराइजेज होती है ड्यू टू ऑल आयंस। याद रखना है कंडक्टेंस अराइजेज ड्यू टू ऑल आयंस। ये जो सारे के सारे आयंस है ना, ये आयन मूव करेंगे जिसके कारण से कंडक्टेंस होगी। दैट्स राइट, तो इस कंडीशन फर्स्ट के अंदर जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस को मैं कह सकता हूं C1। C1 कंडक्टेंस है, और वो C1 कंडक्टेंस किसके कारण से होगी, तो C1 कंडक्टेंस जो है वो अराइज होगी ड्यू टू ऑल आयंस। ऑल आयंस यहां जितने प्रेजेंट है, और हाउ मेनी आयंस आर प्रेजेंट हियर, 50 लाख। ठीक है ना, तो C1 जो कंडक्टेंस है इसे आप कह सकते हो दैट अराइजेज ड्यू टू 50 लाख आयंस। अब मैं क्या करता हूं, ये जो सॉल्यूशन है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हमें ऑब्जर्व करना है, ये जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देता हूं। दैट्स राइट, अब इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा तो मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब कंडीशन सेकंड पे आ जाता हूं। ठीक है, सेकंड कंडीशन, और सेकंड जो कंडीशन है वो कौन सी है हमारी, दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूट कर दिया आपने। डाइल्यूट कैसे किया है, तो देखिएगा डाइल्यूट कुछ ऐसे कर रहे हैं आप, आपके पास ये वही बीकर है। ठीक है, पहले जो सॉल्यूशन यहां पर था वो सॉल्यूशन इतना था, दैट इज 100 ml। ठीक है, और इस 100 ml के अंदर क्या प्रेजेंट थे, आयंस प्रेजेंट थे। दैट्स राइट, चलिएगा अब आप जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने पर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने 100 ml सॉल्वेंट, और वो आपका कौन होगा, जनरली वाटर होगा। तो 100 ml आपने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, ले लीजिए ये आपने 100 ml सॉल्वेंट और मिला दिया। तो बताइए टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना हो गया अब आपके पास, अब आपके पास टोटल सॉल्यूशन हो गया 200 ml। डाइल्यूट कर दिया आपने, इसको पानी मिला दिया इसके अंदर, डाइल्यूट हो गया है। अब जैसे यहां पर आप क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, पानी मिलाएंगे, तो डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन कहाँ डिस्कस किया हुआ है हमने, डिफ्यूजन जो है ये टर्म डिस्कस की है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, और इन दैट चैप्टर वी से दैट every component move from their higher amount to lower amount, that's right, that known as diffusion। तो diffusion के अंदर क्या होगा, ये जो आयंस है ये आयंस अपनी हाई अमाउंट टू कहाँ की तरफ मूव करेंगे, लो अमाउंट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से निकल करके यहाँ जाएंगे, तो ये आयंस यहाँ पर आ गए। दैट्स राइट।
अच्छा, तो आयंस जब निकल निकल करके यहाँ से यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये आयन वहाँ चला गया, दैट डिसअपियर, ये आयन भी वहाँ चला गया, डिसअपियर, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब जैसे यहाँ पर आयंस कम होंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि पहले जब आपने 100 ml के अंदर ये सॉल्वेंट को 100 ml सॉल्वेंट में आपने डिसोल्व करके सॉल्यूशन बनाया था, तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया था ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, आयंस निकल करके चले जाएंगे, जिससे यहाँ आयनों का अमाउंट कम होगा, और आयंस का अमाउंट कम होने के कारण इसका क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, इट स्टार्ट टू डिसोसिएट। ठीक है, तो यहां पर क्या होने लगेगा, यहां पर डिसोसिएशन होने लग जाएगा, और डिसोसिएशन होने लगेगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर पड़ा हुआ था पहले से, जो कि डिसोसिएट नहीं हुआ था, वो भी अब डिसोसिएट होने लग जाएगा। और वो भी जब डिसोसिएट होने लग जाएगा तो उससे भी यहां पर क्या बनेंगे, आयंस बनने लग जाएंगे। दैट्स राइट, डिसोसिएट होने लगेगा है। अब मुझे बताइए, जब उसका डिसोसिएशन हुआ तो ऑब्वियसली यहां पर ये आयंस और इंक्रीज हुए, तो मुझे बताइए टोटल जो सॉल्यूशन बना है दैट इज 200 सॉल्यूशन, 200 ml सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 200 सॉल्यूशन। अब अगर मैं इसको कह दूं कंडीशन सेकंड, दैट इज कंडीशन सेकंड। अब मुझे बताइए जो कंडीशन सेकंड है, इस सेकंड में बताइएगा मुझे टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन बना हुआ है, वो सॉल्यूशन कितना बना हुआ है, 200 ml। 200 ml जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में मुझे बता दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना होंगे 200 ml सॉल्यूशन में। 100 ml सॉल्यूशन में आयन कितने थे, 50 लाख थे। लेकिन अब जैसे आपने इसको डाइल्यूट किया है, आयंस मूव करके चले गए हैं, जिससे अनडिसोसिएटेड भी डिसोसिएट हो गया है, तो टोटल सॉल्यूशन के अंदर देखिएगा ये जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए टोटल सॉल्यूशन में। दैट्स राइट, और ये आयंस इंक्रीज हुए तो टोटल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए हैं। और मान लीजिए कितने आयन हो गए, पहले ये आयन कितने थे, 50 लाख थे, बट अब मान लीजिएगा ये जो आयंस हैं ये कितने हो गए, 60 लाख आयंस हो गए हैं। That's right, that is total number of ions। पहले कितना था 50 लाख, अब कितना हो गया 60 लाख हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि नहीं 200 ml सॉल्यूशन में तो 60 लाख आयन हो गए, लेकिन मुझे बताइए ये जो पार्ट है मेरे पास में, ये मेरे पास में है 1 ml सॉल्यूशन, दैट इज 1 ml सॉल्यूशन। इस 1 ml सॉल्यूशन में मुझे बताओ हाउ मेनी आयंस प्रेजेंट। तो आप कहेंगे सर इन 1 ml सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट होंगे, तो 200 ml के अंदर तो इतने आयंस प्रेजेंट थे, तो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 200 ml में इतने थे, 1 में कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई 200, 20 से 20, 2 से 3 कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 30,000 आयंस। ये लीजिए, दैट्स राइट, ये लो। अब जो कंडीशन फर्स्ट थी, उस कंडीशन फर्स्ट की जो कंडक्टेंस थी दैट इज C1, और ये जो कंडीशन सेकंड है, इस सेकंड कंडीशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज C2। अब मुझे बताइए C2 क्या, C2 का मतलब कंडक्टेंस हो गया है, C2 का मतलब हो गई है कंडक्टेंस। दैट्स राइट, और कंडक्टेंस जो होती है वो कंडक्टेंस तो किसके कारण सराइजेज होती है, ड्यू टू ऑल आयंस के कारण सराइजेज होती है। और यहाँ पर टोटल आयंस कितने हैं, टोटल जो आयंस हो गए 60 लाख आयन हो गए। तो जो C2 कंडक्टेंस है, इस सेकंड कंडीशन वाली जो कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस किसके कारण से होगी, दैट कंडक्टेंस शुड बी राइजेज ड्यू टू कितने आयंस होंगे बेटा, अब यहाँ पर होंगे 60 लाख आयंस। पहले वो जो कंडक्टेंस जो थी वो थी 50 लाख आयंस के कारण, और अब जो कंडक्टेंस है वो किसके कारण है, ड्यू टू 60 लाख आयंस के कारण। तो नंबर ऑफ आयंस कहाँ ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस यहाँ ज्यादा है, तो आयन ही तो कंडक्टेंस क्रिएट करेंगे। तो कौन सी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो आप कह सकते हैं कि सर अब की बार जो कंडक्टेंस है C2 इज ग्रेटर देन C1। दैट्स राइट। तो देखिएगा जैसे ही आपने डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने पर क्या हुआ, जो अनडिसोसिएटेड जो सॉल्ट था वो भी डिसोसिएट हो गया, जिससे क्या हुआ, जिससे टोटल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। पहले टोटल सॉल्यूशन में 100 ml में 50 लाख आयंस थे, अब डाइल्यूट करने के बाद 200 हुआ सॉल्यूशन, तो ठीक है ना, बट
टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, तो 200 के अंदर बेटा टोटल जो आयंस है बेटा, वो टोटल आयंस कितने हो गए बेटा, वो हो गए 60 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, और आयंस के कारण ही क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑन कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा डाइल्यूशन का, तो डाइल्यूशन अगर करोगे तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा बेटा, जो अनडिसोसिएटेड जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इट बिकम डिसोसिएट, देयरफॉर इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ आयंस एंड हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। दैट्स राइट। तो कंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज हो जाएगी। तो इस तरीके से कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का इफेक्ट हो गया। अब हम इफेक्ट को देखते हैं कंडक्टिविटी पर। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कंडक्टिविटी क्या होती थी। तो अगर आपको थोड़ा सा याद आ जाए यहाँ से, तो अगर आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो, रिकॉल करूँ, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो होती थी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के इज इक्वल टू होता था सी एंड एल बाई ए। एल बाई ए को हम सेल कांस्टेंट कहते थे। एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो, ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देन कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल विद 1 ml। इट मीन्स अगर आपके पास 1 ml सॉल्यूशन है तो 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा दैट नोन एज कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। दैट्स राइट। चलिए, दैट नोन एज कंडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहली कंडीशन की बात करेंगे, पहली कंडीशन है, इस पहली कंडीशन में हम बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। और याद रखना है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो अगर हम इस 1 ml सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को कैलकुलेट करें, दैट्स राइट, तो उस समय ये इसकी कंडक्टिविटी बन जाएगा, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, K1 से। दैट्स राइट। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन बोलेगा, ये जो 1 ml सॉल्यूशन है, इस 1 ml सॉल्यूशन में हमने लिखा है 1 ml जो सॉल्यूशन है, बोलेगा इसमें कितने आयंस है, इसमें आयंस है 50,000 आयंस है। दैट्स राइट। तो कौन कंडक्शन करेगा यहाँ पर जो कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टेंस अराइजेज होगा ड्यू टू 50,000 आयंस। दैट्स राइट। तो K1 जो कंडक्टिविटी K1 है, और ये K1 कंडक्टिविटी किससे अराइजेज होगी, इस कंडक्टेंस के बराबर होगी। किसकी कंडक्टेंस के इक्वल होगी, 1 ml सॉल्यूशन की। और 1 ml सॉल्यूशन में हाउ मच आयन प्रेजेंट, 50,000 आयन प्रेजेंट है। तो K1 जो है कंडक्टिविटी दैट अराइजेज ड्यू टू कितने आयंस के कारण से अराइजेज होगी बेटा, ये आपके पास 50,000 आयन के कारण से अराइजेज होगी। उसके बाद जब आपने इसे डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने का पूरा जो सॉल्यूशन था वो 200 ml हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। 200 ml सॉल्यूशन में इतने आयंस है, दैट्स राइट। अब मैं कह रहा हूँ 200 सॉल्यूशन में तो इतने आयंस है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml। 1 ml जो सॉल्यूशन है दैट इज 1 ml सॉल्यूशन। ये जो 1 ml सॉल्यूशन है, इस 1 ml सॉल्यूशन का हमें क्या चाहिए, कंडक्टेंस चाहिए। दैट्स राइट। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें 1 ml जो सॉल्यूशन है, इस 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस चाहिए। दैट्स राइट। चलिएगा, अब बताइएगा ये जो 1 ml सॉल्यूशन है, इस 1 ml सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, तो देखिएगा 200 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस 60 लाख। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो देखिएगा कितने आयंस होंगे, 30,000। तो अब सेकंड केस में जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है सॉरी, उसे मैं क्या कह दूंगा, K2। तो जो K2 है हमारा, वो K2 अब की बार किसके कारण से अराइजेज होगा, ये K2 अराइजेज होगा 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। और 1 ml सॉल्यूशन में कितना आयन है, वो आयन से आपके पास में 30,000। तो K2 अराइजेज ड्यू टू 30,000 आयंस। जो K2 है आपकी बार आपके पास, वो किसके कारण से अराइज हो रहा है, वो आपके पास 30,000 आयंस के कारण से अराइज हो रहा है। दैट्स राइट। K1 जो था 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, वो किसके कारण से अराइज हो रही थी, K1 वो हो रहा था 50,000 आयन के कारण से। और K2 जो है आफ्टर डाइल्यूशन, K2 जो है आफ्टर डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी है दैट अराइजेस ड्यू टू 30,000 आयंस। बोलेगा कहाँ आयंस ज्यादा है, वहां या यहाँ, यहाँ आयंस ज्यादा है फर्स्ट कंडीशन में। तो आयंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। तो 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस यहाँ ज्यादा होगी। इट मींस K1 जो है वो K1 आपका ज्यादा होगा, बट K2 जो है वो आपका क्या होगा, कम होगा।
दैट्स राइट। तो डाइल्यूशन करने पर देखिएगा क्या हुआ, पहले विदाउट डाइल्यूशन जो था वो कंडक्टिविटी क्या थी, हायर है, और आफ्टर डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई है। दैट्स राइट। तो देखिएगा क्या इफेक्ट आया है, आप समझ सकते हैं बेटा क्या इफेक्ट यहाँ पर आया है। तो देख लीजिएगा क्या हो गया यहाँ से। तो जब आपने डाइल्यूट किया है तो डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस जो था वो कंडक्टेंस तो आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। दैट्स राइट। बट जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। व्हाई डिक्रीजेस कंडक्टिविटी, व्हाई डिक्रीजेस कंडक्टिविटी, डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि बेटा जब आप उसे क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने पर टोटल सॉल्यूशन में तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए हैं, बट नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। देयरफॉर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स राइट। इसके बाद में फिर कौन आता है, फिर आता है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, डाइल्यूशन का। अब आपको थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो आपको याद होना चाहिए। दैट्स राइट। फिर हम डिस्कस करते हैं। चलो अभी हम पहले बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी, आपको थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर जो था वो रिवाइज होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी में क्या करना पड़ता था बेटा आपको, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता था, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। बट मोलर कंडक्टिविटी में क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जरूरी है कि कितना होना चाहिए, दैट शुड बी ओनली 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेने के बाद में आपने उसको क्या करना है, डिसॉल्व कर देना है। डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर डिसोल्यूशन। आप बेटा कितना भी सॉल्यूशन बना लीजिए, मान लीजिए आपने 100 ml सॉल्यूशन ही क्यों ना बना लिया। अब जैसे ही 100 ml सॉल्यूशन इसका बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यहाँ पर डिसोल्व किया है उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो जाएगा। डिसोसिएशन जब होगा तो उससे यहाँ पर आयंस क्रिएट हो जाएंगे, और इन आयनों के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट हुआ दैट नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। इसे ही हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। दैट्स राइट। अब जैसे ही आप इसे क्या करोगे, जैसे ही आप इसे क्या करोगे, डाइल्यूट करने का मतलब सीधा सा आप क्या ऐड कर रहे हो, इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो। जैसे ही आप इसे क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, तो डाइल्यूट करने का मतलब सीधा सा आपने इसके अंदर वाटर ऐड किया है। जैसे ही वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करते ही ये जो आयन से ये मूव होके कहाँ चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, और मूव होकर के वहां चले जाएंगे, तो जिससे ये आयन वहां पर चले गए हैं। और उससे क्या होने वाला है, यहां पर तो ये आयन कम हुए हैं, लेकिन उससे क्या होगा, फिर जो अनडिसोसिएटेड जो था वो फिर से क्या होने लगेगा, डिसोसिएट होने लगेगा, जिससे जो आपका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आपने 100 ml और वाटर अगर ऐड कर दिया है तो अब आपके पास जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है ना उसका अमाउंट कितना है, वो तो 1 मोल ही है। इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप इससे डाइल्यूट करते जाओगे, अमाउंट आपके पास 1 मोल है, इसलिए यहां जो भी कंडक्टेंस क्रिएट होगी दैट नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, उसे मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओगे आपके पास में अमाउंट 1 मोल ही है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है ना। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो अनडिसोसिएटेड जो सॉल्ट है आपका वो क्या होने लगेगा, डिसोसिएट होने लगेगा, और डिसोसिएट होने लगेगा जिससे टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, और पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस थी दैट नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, उसी को हमने मोलर कंडक्टिविटी कहा था। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करना है, सारे जो आयन बने सब आयनों का कंडक्टेंस नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। 1 ml अगर सॉल्यूशन है तो इस 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट नोन एज ओनली कंडक्टिविटी, ठीक है। 1 मोल अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो देन कंडक्टेंस ड्यू टू कंप्लीट आयन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो पूरे सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं सबके कारण से जो कंडक्टेंस राइज होगा दैट नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे क्या होगा, तो बेटा होगा ये मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन। तो जैसे ही आप इसे डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करने पर क्या होगा, जो अनडिसोसिएटेड सॉल्ट है, अनडिसोसिएटेड जो सॉल्ट या जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इट बिकम स्टार्ट डिसोशिएट,
ठीक है बेटा, ये क्या कर देगा, डिसोशिएट होना स्टार्ट कर देगा। और जब डिसोशिएट होना स्टार्ट कर देगा उससे क्या होने लगेगा, उससे होगा ये टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने लगेंगे। और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने लगेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जिससे क्या होगा, पूरे के पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, इंक्रीज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। और आपने इलेक्ट्रोलाइट अगर 1 मोल लिया है तो इस कंडक्टेंस को ही हम क्या कह देंगे, मोलर कंडक्टिविटी कह देंगे। तो देन मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट्स राइट। सेम कंडीशन कहां पर लगेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या करना है, बस केवल इतना से चेंज करना है, मोलर में आपने 1 मोल लिया होता है इलेक्ट्रोलाइट का, और इक्विवेलेंट में आपको कितना लेना पड़ता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ पर लेकर इलेक्ट्रोलाइट जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड इनटू द सॉल्वेंट, देयरफॉर यू फॉर्म अ सॉल्यूशन। अगर आपने वो 100 ml बनाया है तो उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट के 100 ml सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट होंगे। जब आप उसे डाइल्यूट करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका भी डिसोसिएशन होगा, और जब उसका भी डिसोसिएशन होगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो जिससे पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। और अगर आपकी पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज हुई है, अब पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बिकॉज यू टेकन द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है तो देन दैट कंडक्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दैट्स राइट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या क्या हो गया, कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगी डाइल्यूशन पर, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या होता है, ओनली 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, ये डिक्रीज होगी। और मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना, ऑल्सो इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है बेटा, ये क्या होती है, ये होती है कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस दैट प्रेजेंट इन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके पास में है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है, अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो उसमें जितने भी आयंस है ना, उन सब आयनों का जो कंडक्टेंस होता है दैट नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। दैट्स राइट। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होगा, बस 1 मोल की जगह कितना आ जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने मिला दिया, देन कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस दैट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज देयर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दैट्स राइट। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डाइल्यूशन अगर आप कर रहे हो तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। दैट्स राइट। अब मोलर कंडक्टिविटी जो है बेटा, ये मोलर कंडक्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होगी, दैट्स राइट। तो देखिएगा कितनी इंक्रीज होगी। आपने पहले सॉल्यूशन कितना लिया होता, 100 ml, फिर आपने उसको क्या किया, डाइल्यूट किया, सॉल्यूशन हो गया 200 ml। अगर अब आप इसे और डाइल्यूट कर दें, तो जब आप इसे और डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, पहले जो सॉल्यूशन था, पहले जो सॉल्यूशन आपने लिया हुआ था दैट इज 100 ml, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था, आयंस प्रेजेंट थे। फिर आपने इसे क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। जब आप इसने डाइल्यूट कर दिया तो 100 ml और हो गया, आयंस मूव करके वहां चले गए, जिससे यहां नंबर ऑफ आयंस क्या हुए, डिक्रीज हुए, जिससे इसका डिसोसिएशन हो गया, जिससे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। अब आप इसे और क्या कर देते हैं, फिर से आप इसे डाइल्यूट कर देते हैं, और आपने डाइल्यूट कर दिया 100 ml मान लीजिए आपने और डाल दिया, और डाइल्यूट करेंगे तो ये आयंस यहां से मूव करके यहां चले जाएंगे, जिससे फिर से नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, फिर से इसका डिसोसिएशन होगा। अगर हम इसे फिर से डाइल्यूट कर दें, अगेन हमने इसे डाइल्यूट कर दिया, दैट्स राइट, फिर से डाइल्यूट कर देंगे तो आयंस मूव करके यहां से यहां आ जाएंगे, यहां फिर डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा। इस तरीके से कंटिन्यूअसली अगर आप इसे डाइल्यूट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, अनडिसोशिएटेड डिसोशिएट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। दैट्स राइट।
मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। बट कब तक इंक्रीज होगी भाई, कितनी की इंक्रीज हो जाएगी? तो सुनिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब आपका सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट, टोटल इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोसिएट हो गया, उसके बाद तो उसका डिसोसिएशन बंद हो जाएगा। डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओगे, आपने इसे क्या कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, तो उस पर तो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज थोड़ी होगी, डाइल्यूट करते जा रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। जब तुम इसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तो उसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होते 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 इंक्रीज होते होते और मैक्सिमम होकर के स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद चाहे आप इसे कितना ही डाइल्यूट कर लीजिए, फिर उसकी मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ये जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इसकी हो गई है, दैट नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो अब यहां पर एक नया टर्म और निकल करके आ रहा है, चौथा टर्म, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या मतलब हुआ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, कि जब आप क्या करोगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। डाइल्यूट करते जाएंगे, डिसोशिएट होता जाएगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन जब सारा का सारा डिसोशिएट हो जाएगा, इट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हो जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होते 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 और मैक्सिमम होने के बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी। इस कंडीशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है, that known as molar conductivity at infinite dilution. That's right, that is molar conductivity at infinite dilution. अब ये जो molar conductivity at infinite dilution है, ये कितना होगा, कितना डाइल्यूट करें, डाइल्यूट कर रहे हैं इसका मतलब सीधा सीधा सा कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ये, और जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बिटवीन क्या रिलेशन होता है। अब हमें नया जो टॉपिक है वो यही डिस्कस करना है डाइल्यूशन के इफेक्ट के बाद में, कि डाइल्यूशन के इफेक्ट से देखिए हम कहाँ से स्टार्ट किया। दोबारा से मैं रिकैप कर रहा हूँ, हमने डाइल्यूट करना था, मतलब वाटर ऐड करना है सीधा सा, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज होंगी, दोनों बढ़ेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि जब आप मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो तो जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होने लगेगा, डिसोसिएट होने लगेगा जिससे टोटल सॉल्यूशन में आयन बढ़ेंगे, आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी और पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। जब आपने उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया है तो उसके बाद उसका डिसोसिएशन और नहीं होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो वैल्यू मैक्सिमम होने के बाद में क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। That's right, that value is known as molar conductivity at infinite dilution हो गया है। अब ये जो molar conductivity at infinite dilution है इसका, और डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब सीधा सा कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, इन दोनों के बिटवीन क्या रिलेशन होता है। अब हमें ये रिलेशन जो है ना ये थोड़ा सा देखना है। That's right, चलिए चलो देखिए, अब हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, दैट्स राइट, और जो कंसंट्रेशन है उनके बिटवीन क्या रिलेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब सीधा सा क्यों, क्योंकि अभी देखिए, अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया था, डाइल्यूशन। तो एक बात आपको याद होगी कि जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे आप एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा कि ये आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, दैट इज 1 लीटर, और इसमें आपने क्या किया हुआ है, 10 ग्राम जो है सॉल्यूट मिलाया हुआ है। तो बताइए इसका कंसंट्रेशन है, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, तो 10 ग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन है 10 ग्राम पर लीटर, दैट इज स्ट्रेंथ। अब आप इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। जब पानी ऐड करेंगे तो आपने 1 लीटर और वाटर मिला दिया, तो अब पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना होगा, 2 लीटर। अब मुझे इसका स्ट्रेंथ बता दीजिए, तो 10 ग्राम तो आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट या जो भी सॉल्यूट है वो है, और सॉल्यूशन हो गया है 2 लीटर,
ठीक है, डिडक्ट करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 ग्राम पर लीटर। तो देखिएगा पहले जो कंसंट्रेशन था या स्ट्रेंथ था वो 10 ग्राम पर लीटर था, अब 5 ग्राम पर लीटर हो गया। अब इसके अंदर और पानी मिला दीजिए, अब आपने 3 लीटर और वाटर मिला दिया, तो अब पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया, ये हो गया 5 लीटर। अब बताइए क्या स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो अमाउंट तो आपके पास 10 ग्राम है, बट सॉल्यूशन आपने कितना बना दिया, 5 लीटर बना दिया है, दैट्स राइट। तो 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2 ग्राम पर लीटर। तो देखिएगा जैसे जैसे आप इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इसे क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट करने पर क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, दैट्स राइट। तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो डाइल्यूशन को अगर इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन जो है बेटा, ये कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब आपको क्या करना है, जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका और डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन, तो दोनों टर्म हम सिमिलरली काम में ले सकते हैं, बाकी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का आपको सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन इट मींस डाइल्यूशन के साथ आपको रिलेशन देखना है कि इनका आपस का रिलेशन क्या होता है, दैट्स राइट। और इन दोनों का जो रिलेशन है ना बेटा, ये रिलेशन डिस्कवर किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसने बताया, डिस्कवर किया किसने, डीबाई और हकल-ओसेंगर ने, ठीक है ना। तो इसे हम डीबाई हकल-ओसेंगर ग्राफ कहते हैं। तो डीबाई हकल-ओसेंगर जो ग्राफ है, ये ग्राफ दो चीज के बीच में बनाया गया। कौन कौन सी दो चीज के बीच में बनाया गया और क्या क्या इसके रिजल्ट्स आए, अभी हम डिस्कस करते हैं। ये जो डीबाई हकल-ओसेंगर ग्राफ था बेटा, ये ग्राफ दो चीजों के बीच में बनाया गया। देखिए क्या किया उसने, डीबाई हकल-ओसेंगर ने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट लिए, जैसे जैसे उन्होंने ले लिया KCl, जैसे उन्होंने लिया NaCl, जैसे उन्होंने लिया CH3COOH, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जबकि ये जो है बेटा, ये कैसा है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो ऐसा कहीं हमने 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने ही रखने हैं, इनके एग्जाम्पल के बिना जो है आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो था उसको भी फिल कर दिया, ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो था उसको भी फिल कर दिया, दैट्स राइट। जब फिल किया तो ऑब्वियसली ये एक सॉल्यूशन बन गया होगा, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया, लेकिन ये किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन बन गए। अब ये जो सॉल्यूशन बने ऑब्वियसली इन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन, तो उसने क्या किया, जो कंसंट्रेशन थी ना उसका अंडर रूट उसने लिया, तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी भी कंसंट्रेशन होगी, उसका भी अंडर रूट लिया, और ये जो सॉल्यूशन आपके पास में है इस सॉल्यूशन की उसने मोलर कंडक्टिविटी को नोट किया, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की, और ये जो सॉल्यूशन था उसकी भी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की। इस तरीके से उसने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, और इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के बाद में उन इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को नोट किया। उसके बाद फिर क्या किया उसने, फिर देखिएगा, फिर उसने क्या किया, इसको वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करोगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट जब होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, तो कंसंट्रेशन कम होगी, डाइल्यूशन बढ़ा दिया। फिर उसने मोलर कंडक्टिविटी को नोट किया, यहाँ पर भी उसने इसे डाइल्यूट किया तो उसकी क्या चेंज हो गई है, कंसंट्रेशन चेंज हो गई है, तो ऑब्वियसली उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी चेंज हो गई होगी, फिर ये दोनों वैल्यूज नोट कर ली। ऐसे यहाँ पर भी जो कंसंट्रेशन नहीं आ गई है वो भी नोट की, और मोलर कंडक्टिविटी जो आई वो भी उसने नोट की, दैट्स राइट। इस तरीके से फिर उसने इसको क्या किया, और डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करोगे तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, फिर से ये वैल्यू नोट कर ली। तो देखिए उसके पास बहुत सारी मोलर कंडक्टिविटी आ गई जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर थी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, एक कर्व ड्रा किया, कर्व उसने ड्रा किया, और ये जो कर्व उसने ड्रा किया, ये कर्व ड्रा किया इन दोनों वैल्यूज के बीच, ठीक है। ये दीजिए, एक तरफ उसने क्या किया है, इधर उसने लिया है मोलर कंडक्टिविटी, और इधर जो उसने लिया वो लिया है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखिएगा, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन उसने लिया है, यहां देखना, यहां पर कंसंट्रेशन 0 है,
याद रखेंगे। इधर से इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन जीरो है यहाँ पर। यहाँ कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, याद रखना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। यहाँ पर इतना डाइल्यूट कर दिया है उसे कि उसका जो कंसंट्रेशन है वही क्या हो गया है, जीरो हो गया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। इधर इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, इधर से इधर जा रहे हैं ना, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इधर हाई है, तो बेटा जो डाइल्यूशन है वो डाइल्यूशन इधर कैसा है, कम है, डाइल्यूशन कम है इधर, ठीक है। और ये मोलर कंडक्टिविटी। अब आप एक सीधी सीधी सी बात समझ सकते हो कि कर्व कैसा आना चाहिए। देखिएगा कर्व कैसा आना चाहिए, तो हमने कहा है, ऐसा डिस्कस किया है अभी पहले कि जैसे जैसे आप इसे डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करने का मतलब सीधा सा कंसंट्रेशन कम हो रही है, और कंसंट्रेशन जब कम होगी, डाइल्यूट कर रहे हो तो डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन कम होगी बट डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन डाइल्यूशन बढ़ाने से, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो देखिएगा इधर डाइल्यूशन क्या है, लेस, जब डाइल्यूशन कम है तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी कैसी होगी, कम होगी, ये भी कम, ये भी कम। फिर जैसे आपने थोड़ा सा वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने से डाइल्यूट ज्यादा हुआ, तो डाइल्यूट ज्यादा हो तो कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन इधर आई है ना, इधर आएंगे तो कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, दैट्स राइट। फिर आपने और डाइल्यूट किया तो और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इस तरीके के कर्व वहां पर ऑब्टेंड हुए, ऐसे कर्व आ गए, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया है डिवाई हकल ऑनसेंगर ग्राफ, ऐसे कर्व जो थे वो ऑब्टेंड हुए, दैट्स राइट। ये हो गया डिवाई हकल ऑनसेंगर ग्राफ। तो आपको याद रखना है किस किस के बिटवीन ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ प्लॉट किए गए, कौन कौन सी वैल्यूज को रख करके ग्राफ जो थे वो प्लॉट किए गए, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी जो थी उनके बिटवीन जो था ये ग्राफ जो था प्लॉट किया गया। अब देखिएगा ये जो ग्राफ यहाँ पर बना है ना, इस ग्राफ के अंदर देखिएगा, ये जो ग्राफ यहाँ पर बना है, इस ग्राफ के अंदर दो टाइप की लाइनें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, कुछ तो मैंने ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया और कुछ वाइट रेड कलर से, ठीक है। तो रेड वाली जो लाइन है इनको मैं ए कह सकता हूं, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है इनको मैं क्या कह सकता हूं, बी कह सकता हूं। तो ग्राफ जब उसने बनाया तो उस ग्राफ के अंदर उसको दो टाइप की लाइनें ऑब्टेंड हुई हैं, दो टाइप की लाइनें ऑब्टेंड हुई हैं, ठीक है ना। कुछ तो स्ट्रेट लाइन थी एकदम इस तरीके की बहुत कम स्लोप वाली, और कुछ कैसी थी, ऐसा पैराबोलिक वाली थी। तो उसने क्या पाया, उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्ट्रेट या कम स्लोप वाली जो लाइनें यहाँ पर बनी हैं, ये लाइनें ऑब्टेंड होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम कंसंट्रेशन का अंडर रूट और मोलर कंडक्टिविटी में कर्व ड्रा करते हैं तो लगभग स्ट्रेट लाइन आती है, या बहुत कम स्लोप वाली जो लाइन है ना वो ऑब्टेंड होती है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो आपके पास में कर्व ऑब्टेंड हुआ है, ये किसके लिए हुआ है, ये हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दैट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कर्व आया वो इस तरीके से कर्व ऑब्टेंड हुआ है, दैट्स राइट। अब यहां पर दो बातें हैं कि एक तो ये जो कर्व ऑब्टेंड हुआ है, इस कर्व का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दिया जाए, और दूसरा जो है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो थे उसके लिए ये ऐसा कर्व क्यों आया और वीक के लिए ऐसा कर्व क्यों आया। इन दोनों चीजों का हमें एक्सप्लेनेशन देना है, दैट्स राइट। तो दो चीजें हो गई है, इस कर्व का एक मैथमेटिकल बेस, ठीक है, और दूसरा इनका लॉजिक, स्ट्रॉन्ग के लिए इस तरीके का कर्व क्यों और वीक के लिए इस टाइप का कर्व क्यों, दैट्स राइट। अब हम इन दोनों चीजों का एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिएगा, अगर आपको याद हो लीनियर इक्वेशन, तो यहां पर आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन अगर याद हो तो लीनियर इक्वेशन क्या कहती थी, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आएगा कि अगर y आपके पास में कोई वैल्यू हो और इज इक्वल टू mx प्लस सी हो, दैट्स राइट, दैट इज लीनियर इक्वेशन। और इस लीनियर इक्वेशन का इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहता है कि अगर आप यहाँ से y और x इन दोनों के बिटवीन एक कर्व ड्रा करें, तो आपने क्या किया, एक तरफ क्या लिया हुआ है, एक तरफ आपने y लिया हुआ है y एक्सिस पर, और इधर आपने x लिया है, कर्व ड्रा करें। तो इन दोनों का जो कर्व है वो हमेशा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है।
अब जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे होगी देखिएगा, जो स्ट्रेट लाइन आएगी और जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। तो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी ऐसे भी हो सकती है और जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। अब कौन सी होगी, तो देखिएगा ये जो m यहाँ पर होता है, ये m क्या होता है, ये m आपका होता है स्लोप, m होता है स्लोप। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो बेटा अगर m स्लोप जो है ये m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब तो लाइन आती है इस तरीके की, जो रेड वाली लाइन है ये आएगी। जब आपका m की वैल्यू, इट मीन्स m रिप्रेजेंट स्लोप को करता है, ये पॉजिटिव है तो ठीक है। और जो आपका m है स्लोप जो है, अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू है तो फिर जो स्लोप की लाइन है वो ऐसे आती है, ये आएगी नेगेटिव वैल्यू के लिए। दैट्स राइट। और जब हम क्या करते हैं, जब बेटा यहाँ से इन कर्व की लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसे कट करती हैं, जो ये जो कट वाली वैल्यू यहाँ पर आती है दैट नोन एज इंटरसेप्ट, जिसे हम c कहते हैं। तो यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन होती है जिसका हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि y और x के बिटवीन आपको कर्व बनाना है, दैट इज कर्व बिटवीन y एंड x, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, दैट डिपेंड ऑन स्लोप। इफ स्लोप पॉजिटिव तो स्लोप कौन होता है, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऐसे स्लोप आएगा, नेगेटिव तो ऐसे स्लोप आएगा। और c जो होता है दैट नॉन एज दैट रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट। इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो जहां कट करेगा वो कहलाएगा आपका इंटरसेप्ट। दैट्स राइट। अब एक बार ये जो डीवाई हकल एंड ऑनसिंगर का जो ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ को देख लीजिएगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखिएगा किस किस के बिटवीन है। देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका लैम्डा m, तो लैम्डा m जो है ये आपने लिया हुआ है y एक्सिस पर। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो y है वो y आपका क्या होगा, लैम्डा m होगा। दैट्स राइट। और x जो एक्सिस है उस पर आपने क्या लिया हुआ है, उस पर आपने लिया हुआ है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जो y है वो y आपका क्या होगा, अंडर रूट c होगा। तो लीनियर इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस में c। तो यहाँ से जो y एक्सिस पर आपने लिया हुआ है वो क्या हुआ है, लिया हुआ है लैम्डा m। तो लैम्डा m इज इक्वल टू, अभी आपको इसका कुछ पता नहीं है कि m क्या चीज़ है, ठीक है। इस m को अभी हम भूल जाते हैं, m को हम भूल जाते हैं, ठीक है। अभी छोड़ते हैं, m को छोड़ देते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है बेटा। चलो m को छोड़ के आगे बात करते हैं। y के बाद में x की बात करो। x जो है बेटा, उस x एक्सिस पर आपने क्या लिया, अंडर रूट c। तो यहाँ से जो x है ये x रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट c को, तो x की जगह अंडर रूट c लिख दोगे। अब ये अभी आपका m बचा है और यहाँ से क्या बचा है, c बचा है। अब देखिए m और c क्या होगा, तो देखिएगा जो कर्व की लाइन आ रही है ना, उस कर्व की लाइन को देखिएगा। तो कर्व की जो लाइनें हैं वो इस तरीके से आ रही हैं या फिर ऐसे आ रही हैं। तो देखिएगा स्लोप कैसा है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है, याद रखना है, स्लोप नेगेटिव है। दैट्स राइट। और स्लोप नेगेटिव है इसलिए ये जो m की वैल्यू है ये m की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। और इसके लिए डीवाई हकल ऑनसिंगर ने एक कांस्टेंट लगा दिया था कि m की वैल्यू होगी नेगेटिव और b, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। दैट्स राइट। अब उसके बाद बचा कौन है, बचा है c। c क्या होता है, c होता है आपका इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट देखिएगा क्या होगा, देखना ये लाइन आपके पास में है इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ डाइल्यूशन कम है, फिर यहाँ और ज़्यादा डाइल्यूशन, और ज़्यादा हाई डाइल्यूशन हो रहा है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये मोलर कंडक्टिविटी है इस डाइल्यूशन पर। फिर आप इसे और डाइल्यूट करें, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी और जहाँ ये कट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया है। देखिए, तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी लैम्डा m, दैट नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेप्ट c। तो यहाँ से जो c है वो c किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, वो करेगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि हमने कर्व को देख करके ड्रा किया है। अब यहाँ पर बिल्कुल मैथमेटिक्स से अपोजिट काम है। फिजिक्स में और आगे की जो केमिस्ट्री है उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, उसके अंदर हमारे पास में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है और उससे हम कर्व ड्रा करते हैं।
दैट्स राइट। बट यहाँ हमारे पास में कर्व बना हुआ है, उस कर्व से हमने मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली है, दैट्स राइट। और क्या इक्वेशन हमने निकाली है? इक्वेशन हमने बना दी लैम्डा एम इज इक्वल टू, अब इस माइनस की वैल्यू को बाद में लिख देते हैं, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी, ये इक्वेशन आ गई है, दैट नॉन एज डी बाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन। जो है ये इक्वेशन क्या कहलाती है? डी बाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन कहलाती है, दैट्स राइट। याद कीजिएगा ये इक्वेशन आपके पास आ गई है इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर इस पूरे खेल का मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पर क्या आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, इसका बेनिफिट क्या है? देखिए बेटा इसका बेनिफिट क्या है, देखो अभी हमने बात की मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी में क्या था? मोलर कंडक्टिविटी में आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट था और जरूरी था कि वो कितना था? 1 मोल। 1 मोल लेने के बाद आपने उसको डिजोल्व कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। कितना बन गया? VmL 100 ml आपने सॉल्यूशन बना लिया। इसमें सारे के सारे आयंस होंगे, सब आयनों का जो कंडक्टेंस है दैट कंडक्टेंस नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है इसे डाइल्यूट करना है। जब आप डाइल्यूट करेंगे तो इसका और डिसोसिएशन होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और डाइल्यूट करो, और डाइल्यूट करो, और डाइल्यूट करो, और डाइल्यूट करो, इसे इनफाइनाइट डाइल्यूट करो। अब एक बात बताइए, आप इसे इनफाइनाइट डाइल्यूट प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकली तो दुनिया का सारा पानी इसमें मिला दीजिए तब हुआ ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूट। अब इतना पानी अगर आप इसके अंदर ऐड कर दोगे तो ये यूटेंसिल इतना बड़ा लाओगे कहाँ से? और अगर ले भी आए हो तो फिर उसकी कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, उसका कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, मोलर कंडक्टिविटी कैसे आएगी इसकी? तो जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट, ये वाली जो चीज है ये थ्योरेटिकली तो हम समझ सकते हैं कि हाँ इनफाइनाइट डाइल्यूट कर रहे हैं, और ऐड किया और ऐड किया और ऐड किया, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है हो रही है हो रही है। इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया हमने तो मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। थ्योरेटिकली तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट कांट बी कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं होगा। तो फिर क्या किया साइंटिस्टों ने? तो इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था? ये जो डी बाई हकल ऑनशेंगर था उसने ये कर्व ड्रा किया था। इस कर्व की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो है उसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हो, दैट्स राइट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखिएगा। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये लीजिए, इसकी आपने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की हुई है डिफरेंट डाइल्यूशन पर, यहां तक कर्व बन गया। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आपको क्या करना है? आपको इस कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, बस केवल एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, यहाँ कहीं ना कहीं कट कर देगा, जहां कट कर देगा वहां पर ही क्या आ जाएगी? उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ गई है, दैट्स राइट। तो ये इस पूरे कर्व का एप्लीकेशन है कि इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन फिर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा यहाँ पर कि सर ये वाला जो आपने कर्व बताया था रेड कलर वाला ए जिसको आप कह रहे हो, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो जो कर्व है वो इस तरीके से लाइन आ रही है, बहुत कम स्लोप वाली सीधी लाइनें आ रही हैं, तो इनको तो हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके और कैलकुलेट कर देंगे। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनके लिए तो मोलर कंडक्टिविटी का जो कर्व है वो देखिएगा कैसा है? पैराबोलिक कर्व आ रहा है। अब हमें तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना इसकी चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इसको आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, लेकिन इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो ये तो कहीं जाके कट ही नहीं कर पाएगा भाई। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये जो ग्राफ डी बाई हकल ऑनशेंगर ने बनाया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी हेल्प से हम केवल जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बाय द हेल्प ऑफ एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ कर्व। याद रखना है, एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ कर्व। कर्व के एक्स्ट्राप्लोटेशन से बस केवल जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना बेटा उनकी ही मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका तो हम एक्स्ट्राप्लोटेशन करके भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये नहीं निकलेगी यहां से, बस केवल इससे इसकी निकलेगी,
दैट्स राइट। तो अब फिर से हमारे पास नए दो क्वेश्चन अराइज हो गए। कौन से दो क्वेश्चन अराइज हो गए कि सर स्ट्रॉन्ग वाले की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हम एक्स्ट्राप्लोटेशन के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ कर्व के द्वारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करें। और दूसरा क्वेश्चन वो भी बचा ही हुआ है, वो कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है भाई, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कर्व ऐसा हाइपरबोलिक क्यों आ रहा है, ऐसा कर्व क्यों आ रहा है, डीवाई हकल-ऑनसेंगर कर्व इस तरीका का क्यों आया, इस चीज का भी आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो दो क्वेश्चन है हमारे पास में कि ये कर्व स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसा और वीक के लिए ऐसा क्यों आया, दैट्स राइट। और दूसरी चीज है कि स्ट्रॉन्ग वाले की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ कर्व, बट infinite dilution per molar conductivity for weak electrolyte cannot be calculated by extrapolation of Debye-Huckel-Onsager curve। कर्व से ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट्स राइट। चलिए अब हम दोनों जो क्वेश्चंस हमारे पास आए दोनों का आंसर देखते हैं। देखना अभी हम पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था कि जो आपने कर्व बनाया है उस कर्व के अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए लाइन ऐसे आ रही है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए जो कर्व की लाइन है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है, 4 लैम्डा एम एंड अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, ए द सेकंड बी। ए आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बी जो है वो आपके पास में कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जस्ट लाइक आपके पास NaCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए आपके पास में एसिटिक एसिड। पहले आपने NaCl भी कितना लिया है, 1 मोल, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हो इसलिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कितना लिया हुआ है, 1 मोल। 1 मोल लेने के बाद इसको आपने डिजोल्व किया है, किस में डिजोल्व किया है आपने इसको, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में, और इसे भी आपने किस में डिजोल्व किया है, 100 ml सॉल्यूशन में। अब देखिएगा जैसे इस NaCl को आप इसमें डिजोल्व करोगे, NaCl जो होता है बेटा दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और NaCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको तो जैसे ही आप यहां पर डिजोल्व करोगे, ये तो डिजोल्व होते ही इट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। इसे तो जैसे ही डिजोल्व करोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, तो ये तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा का पूरा आयंस के अंदर टूट जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाएगा इस पूरे का, और कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है जिससे इसके आयंस बन गए हैं। लेकिन जो एसिटिक एसिड है जो आपने लिया हुआ है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसे जैसे यहां पर डालेंगे तो इसका पूरे का डिसोसिएशन नहीं होगा, बहुत सारा यहां पर अनडिसोसिएट रहेगा, केवल बहुत थोड़ा सा ही डिसोसिएट होगा, दैट्स राइट। तो यहां पर ये नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, आ रही है बात समझ में, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा वाटर और ऐड किया, तो पहले 100 ml था, अब आपने क्या किया, इसके अंदर और 100 ml वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर ऐड करने से हो क्या रहा है, जैसे आप इसके अंदर वाटर ऐड करोगे, यहां के आयन मूव करके यहां चले जाएंगे, तो अब अप्रॉक्स ये पहले ही पूरा का पूरा डिसोसिएट हो चुका है, तो वाटर ऐड करने पर, डाइल्यूट करने पर ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट पहले ही हो गया था, अगर कोई थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो थोड़ा बहुत यहां से डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहां पर नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, लगभग उतनी नंबर ऑफ आयंस बने रहेंगे यहां पर, तो क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने स्ट्रॉन्ग लिया भाई, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो
अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो वो तो पूरा का पूरा लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। जब आप उसे और डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत जो रेयर अमाउंट उसका जो बचा हुआ है, ट्रेस अमाउंट जो बचा हुआ है अनडिसोशिएट, बस केवल उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। तो जिससे नंबर ऑफ आयंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसे डाइल्यूट करोगे तो इसे डाइल्यूट करने पर क्या होगा, इसे जब आप डाइल्यूट करोगे तो इसे डाइल्यूट करने पर तो क्या होगा, जैसे आप इसे डाइल्यूट करोगे 100 ml तो था, और अगर आपने यहाँ पर 100 ml मिला दिया है तो क्या होगा, यहाँ का आयन मूव करके यहाँ जाएंगे, जिससे इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। और जिससे डिसोसिएशन बढ़ेगा तो पूरे सॉल्यूशन में क्या होंगे, मच नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। अब नंबर ऑफ आयंस यहाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ आयन बढ़े हैं तो ऑब्वियसली पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ेगी, ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तेजी के साथ इंक्रीज होगी, दैट्स राइट। बट इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो पहले से ही बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पहले डिसोसिएट हो गया पूरा का पूरा। तो पहले से ही मोलर कंडक्टिविटी जो है वो पहले से ही देखिएगा इसकी बहुत ज्यादा है मोलर कंडक्टिविटी, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी पहले से कम रहेगी। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग वाले की, वो तो जैसे जैसे तुम डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे बहुत थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे। बट इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इसकी बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आप कहोगे सर जब यहां पर नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं हो रहे स्ट्रॉन्ग वाले में, यहां आयन इंक्रीज नहीं हो रहे, तो फिर मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है भाई, हो क्यों रही है फिर इंक्रीज। तो देखिए बेटा, तो एक्चुअल में क्या है कि जब यहां पर आप वाटर ऐड करोगे, डाइल्यूट करोगे, तो डाइल्यूट करने से वाटर के मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। बीच में आने से क्या होगा, इनके बीच का इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होने से आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। बेटा इनकी क्या बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां डाइल्यूट कर रहे हो ना, तो डाइल्यूट करने से नंबर ऑफ आयन नहीं बढ़े हैं, बस केवल यहां पर आयंस की क्या बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी। तो वो फ्रीली मूव करेंगे, जिससे मोलर कंडक्टिविटी बहुत थोड़ी थोड़ी रेज होगी, बहुत थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी। बट यहां बड़ी तेजी के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, उनके लिए कर्व आता है ऐसा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व आता है ऐसा, दैट्स राइट। लास्ट नेक्स्ट ईयर सीबीएसई एग्जाम में बेटा यही क्वेश्चन पूछा गया। बस उस क्वेश्चन में क्या किया गया, उस क्वेश्चन के अंदर ऐसा ये कर्व बना करके दिया गया, कर्व के अंदर दो लाइन ऐसे बना दी, एक को बी ए कहा, एक को बी कहा, और क्वेश्चन क्या पूछा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बस यही पूछा कि जो ए और बी जो इलेक्ट्रोलाइट है इनका प्रिडिक्शन कीजिए कि ए कैसा है और बी कैसा है, कैसा नेचर है उनका। तो हम कहेंगे ए वाले की लाइन सीधी आ रही है, इसका मतलब वो तो पहले डिसोसिएट हो गया है, उसमें तो डाइल्यूट करने पर क्या हो रहा है, केवल इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, जिससे इनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट्स राइट। जिससे ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और बी वाला जो है वो कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट्स राइट। तो ये कर्व वाली बात समझ में आ गई होगी आपको कि एस का कर्व ऐसा क्यों और इसका ऐसा क्यों। अब आगे की बात पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट था कि जब हम इसके कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, तो एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा। जहां कट करेगा इसका मतलब वहां पर डाइल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके कर्व को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो वो कहीं कट नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल हो जाएगी लाइन आगे जा करके, दैट्स राइट। और पैरेलल हो जाएगी, कट नहीं करेंगे। तो फिर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कर्व के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब कर्व से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट्स राइट। तो ये हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, दैट्स राइट। चलिएगा, ओके, थैंक यू।